हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 10 स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। सो वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मॉडर्न पीरियड में किस तरह के हिस्ट्रीज थे वी विल सी अबाउट दैट। सो इन द 20th सेंचुरी हमारे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने एक्सप्लोर किया, रिसर्च स्टार्ट किया। ये टाइम आ गया था जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे। बहुत सारे एंशिएंट साइट्स हमें मिले थे। इसे सुपरवाइज करने के लिए थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनको बनाया गया था। उन्होंने वो सारे साइट्स चूज़ किए जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड था। और इब्न हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में उसी वक्त डिस्कवर्ड हुआ। किसने डिस्कवर किया था? सर जॉन मार्शल ने। तो ये सब डिस्कवरी की वजह से इंडियन ट्रेडिशन का काफ़ी हमें इंफॉर्मेशन तो मिला ही मिला, और साथ ही साथ 3rd BCE में कैसा पूरा हमारा ट्रेडिशन था उसके हिस्ट्री के बारे में भी इसके हेल्प से हमें इंफॉर्मेशन मिल गया था। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडिया में इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा। उनके राइटिंग में काफ़ी सारी बातें मेनली होते थे कॉलोनियल पॉलिसीज़ को लेकर, यानी जो पॉलिसीज़, जो रूल उन्होंने खुद बनाया था इंडिया के एरियाज़ को कॉलोनाइज करने के बाद, जिसमें से एक बहुत ही पॉपुलर था 3 वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये किसने लिखा था? जेम्स मिल ने, जो पब्लिश हुआ था 1817 में। दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री विच वॉज रिटन बाय अ ब्रिटिश हिस्टोरियन। और इसके अंदर क्लियरली हमारे इंडियन कल्चर के बारे में तो कुछ खास इम्पैक्ट ना देकर कॉलोनियलिज्म के बारे में ज़्यादा बताया गया था। हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी लिखा गया। इसको भी किसने लिखा? माउंटस्टूड एल्फिंस्टन, जो मुंबई के गवर्नर थे, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1841 में। फिर आया मराठा एम्पायर का टाइम, जो हमारे इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर थे ग्रैंड डव, जिन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा। नाम था हिस्ट्री ऑफ मराठास। दिस बुक वॉज पब्लिश इन 3 वॉल्यूम्स, यानी 3 डिवीजन में बुक को पब्लिश किया गया। इसमें भी अगेन इन लोगों ने क्या बताया था? इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री को कंडेम किया था, यानी उसको क्रिटिसाइज करके बताया गया था। सो द 2 वॉल्यूम्स रिटन बाय विलियम हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री शो समवॉट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। और विलियम हंटर ने भी जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा था उसमें कुछ इम्पार्शियल बातें बताए थे, यानी कुछ ऐसे बातें जो पार्शियल नहीं थी, यानी थोड़े क्लियर विजन देने की कोशिश की गई थी। अब इसके अलावा नीलकंठ कीर्ताने एंड विश्वनाथ काशीनाथ, ये दोनों इंडियन हिस्टोरियंस थे स्टूडेंट्स। इन लोगों ने ग्रैंड डफ ने जो हिस्ट्री के बारे में लिखा था उसके लिमिटेशंस को ब्रेक किया, एक्सप्लोर करके बताया कि इंडियन कल्चर कितना अच्छा था, हमारा ट्रेडिशन कितना अच्छा था। आगे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में एग्जैक्टली क्या हुआ। जैसे मैंने बताया, कॉलोनियल हिस्टोग्राफी यानी वो सारे हिस्टोरियन जो मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जिन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज करने के बाद ऐसा सारा हिस्ट्री बताया जिसमें उन्होंने अपने पावर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, कॉलोनियलिज्म के बारे में ज़्यादा बताया, ना ही कि इंडियन कल्चर ट्रेडिशन को अच्छे से उन्होंने एक्सप्लोर कर पाए। तो इसके लिए इसे हमने बोला है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, यानी जो पहले के ब्रिटिश रूल के टाइम जितने भी हिस्ट्री लिखे गए थे मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखा था। इसमें से एक था कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो पब्लिश हुआ था 1922-1937 तक। अब आता है नेक्स्ट ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। और ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी लिखने वाले कौन लोग थे? यूरोपियन स्कॉलर्स, जो काफ़ी क्यूरियस थे, एक्साइटेड थे इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये सारे कल्चर को पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। तो इन स्कॉलर्स को नाम दिया ओरिएंटलिस्ट, क्योंकि ये दूसरे कल्चर के रिस्पेक्ट करना जानते थे। और जितने भी ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस थे, इन लोगों के काफ़ी सारे टीचिंग्स, काफ़ी सारे नॉलेज संस्कृत लैंग्वेज से मिलता जुलता था। इनका मेन फोकस था हमारे संस्कृत लिटरेचर पे, वैदिक ट्रेडिशंस पर। और 1784 में सर विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में फाउंड किया। एक इसलिए लाया गया था ताकि हमारा जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर है, एंशियंट इंडिया का हिस्ट्री है, उसके रिसर्च वर्क के लिए। और इसी में एक मेन स्कॉलर थे फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। इनके लिए काफ़ी इनको स्पेशल बताया गया है क्योंकि इन्होंने संस्कृत को सबसे एंशियंट लैंग्वेज माना था। इनका कहना था यूरोपियन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज सबसे एंशियंट लैंग्वेजेस में से एक है। तो उनको संस्कृत लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इन्होंने इवन एक हमारा टेक्स्ट भी ट्रांसलेट किया था संस्कृत टेक्स्ट में, जो हितोपदेश नाम से था।
और वो 50 वॉल्यूम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के भी एडिटर थे। इसके अलावा उन्होंने ऋग्वेदा पे काफ़ी कुछ पब्लिकेशन लिखा। उसके बाद में आते हैं एडवर्ड भी एक स्कॉलर थे, ये भी एक ओरिएंटलिस्ट ही राइटर थे, इन्होंने भी ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया। अब तीसरा आता है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। अब ये वो सारे इंडियन हिस्टोरियंस थे जिन्हें अपने नेशन को लेके काफ़ी प्यार था। इन लोगों ने बताया कैसे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, हमारा एंशिएंट इंडिया कितना अच्छा था, जिसे हम कहते हैं सोने की चिड़िया, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्प्ले किया लोगों के सामने। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम था विष्णु शास्त्री चिपलुंकर का। उन्होंने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है इस नेशनलिस्टिक राइटिंग्स के थ्रू। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिखे हुए हिस्ट्री को क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने बताया कि हमारा इंडियन हिस्ट्री एक गोल्डन एरा था, लोग थोड़े इग्नोरेंट ज़रूर थे, लेकिन हमारा हिस्टोरिकल ट्रूथ काफ़ी अच्छा था जो हमसे छुपाया गया है। इसके अलावा महादेव गोविंद रनाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा और बाकी सारे नेम जो आप देख सकते हैं, इन सारे लोगों का काफ़ी नाम था। ये सारे हमारे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे। अब आता है स्टूडेंट डू यू नो पार्ट। डू यू नो में किसके बारे में दिया है? जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे के बारे में। इन्होंने मराठा अम्पायर के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई अपने बुक द राइज ऑफ मराठा पावर में। इनके हिसाब से इट वॉज नॉट लाइक अ सडनली इरप्टेड फॉरेस्ट फायर बट द ग्राउंड फॉर इट इन महाराष्ट्र ऑन द सोशल कल्चरल रिलीजियस लेवल वॉज गेटिंग रेडी ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ सडनली नहीं हुआ, महाराष्ट्र का सोशल लाइफ, कल्चरल, रिलीजियस लेवल धीरे धीरे बहुत ही प्रोलॉन्ग पीरियड से हम देखते चला है, प्रोलॉन्ग यानी फॉर अ लॉन्गर पीरियड से। सो स्टूडेंट्स, आज का आपको इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ फॉरवर्ड रिवाइंड करके वीडियो को देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट।